हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों कूलम्स लॉ की, है ना। आज हम बात करेंगे बच्चों कूलम्स लॉ की, जिसमें हम कूलम्स लॉ के पूरे एप्लीकेशंस और पूरी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स रह जाएगा, जैसे हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, वो चीज़ रह जाएगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक, ध्यान से देखिए, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं बच्चों, है ना, वो टॉपिक क्या होंगे बच्चा। वो टॉपिक है हमारे पास, जो आज टॉपिक कवर कर रहे हैं, फर्स्ट है कूलम लॉ। ठीक है, हम बात करेंगे बेटा कूलम्स लॉ की, और सेकंड बात करेंगे बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, यानी इन दो टॉपिक्स को हम समझने वाले हैं। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को देखने भी मजा आए और इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं कूलम्स लॉ की कि कूलम लॉ क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए, तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो है कूलम लॉ का। भाई कूलम्स लॉ क्या है? तो कूलम्स लॉ, आप लोग कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले ही चुके होंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अगर मैं बात करूं, या इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इनवर्स लॉ ना बोलते हुए इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो कूलम लॉ की बात कर रहे हैं बेटा, तो कूलम लॉ को स्टार्ट करते हैं। कूलम लॉ के लिए याद रखिएगा, सबसे पहली बात आपको करनी है, यहां पर टू चार्जेस लेंगे। क्या बात करने वाले बच्चों? यहां पर टू चार्जेस लेंगे, और इन चार्जेस को समझेंगे कि टू चार्जेस के बिटवीन में कैसे फोर्स लगते हैं। तो आप लोगों को इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि बेटा अगर आपके पास टू पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या करेंगे बेटा? ये रिपेल करेंगे। अगर बेटा टू नेगेटिव चार्जेस है, ये भी क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे। और अगर मैंने बोला बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या बच्चों? यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना। और ये रिपल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बेटा? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। भाई फोर्स तो लग रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं और ये एक दूसरे को पास लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब यही तो है कि कहीं ना कहीं यहां पर क्या लग रहा बच्चों? फोर्स लग रहा। ठीक है ना, तो अब इसी बात को समझते हैं, इसी बात को समझते हैं कि ये फोर्स कैसे लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले, या हम इस बात को कवर करते हैं कि हमारे पास मान के चलिए एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसे हमने Q1 कंसीडर किया, और एक अदर, एक अगेन चार्ज है जिसे हम Q2 बोल रहे हैं, ये आपके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब टू पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बच्चा? रिपेल करेगा। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें कि अगर सेंटर टू सेंटर को ज्वाइन करें, अगर इस चार्ज का सेंटर इसको कंसीडर कर लेते हैं और इस चार्ज के सेंटर को इसे कंसीडर कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन ज्वाइनिंग जो मिलने वाला है, या इनके बिटवीन का जो सेपरेशन है बेटा, वो ये मिलेगा, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमने आर से तो रिप्रेजेंट कर दिया, हमने आर से तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अब यहां पर बात समझिएगा बच्चों कि इसमें जो फोर्स लगेगा बेटा, इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, एक सेकेंड, इसमें अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो क्या वो फोर्स की डायरेक्शन, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये जो टू चार्जेस के हमने सेंटर्स को ज्वाइन किया है, इसके क्या होगा? इसी पर क्या लगने वाला बेटा? फोर्स लगेगा। अब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज ये चार्ज इसको दूर भगाएगा और ये चार्ज इसको दूर भगाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो फोर्स लग रहा है प्यारे बच्चों, वो फोर्स होगा आप लोगों के पास एफ वेक्टर, और ये भी फोर्स होगा बेटा एफ वेक्टर। अब ये फोर्स की डायरेक्शन ध्यान से देखो, फोर्स को समझो। ये फोर्स क्या लग रहा है बेटा? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, और ये बेटा इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही? क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, तो न्यूटन भाई क्या बोलते हैं कि यहां जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, ये फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर मैंने कहा बेटा ये जो फोर्स ले रहे हैं, यानी एफ फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। अब बेटा ये इक्वल तो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे? क्या होंगे बेटा? डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव साइन भी लगेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन फोर्सेस की बात करूं, ये फोर्स को मैं एफ कह देता हूं, और ये एफ फोर्स होगा
F12 वेक्टर इज इक्वल टू F क्या हो जाएगा बेटा 21 वेक्टर। अब हमने क्या बच्चा यहाँ पर बात किया, तो आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर बात किया बेटा इसके मॉड की, है ना, मॉडुलस की, मैग्नीट्यूड की बात किया है। जब हमने मैग्नीट्यूड की बात किया बच्चों, तो मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो भैया यानी नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड वो F हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई है? तो आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, अब एक बात और याद रख लेना प्यारे बच्चों, जो ये फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है बेटा, ये फोर्स क्या होगा बेटा? एक्टिंग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस। क्या हो जाएगा बेटा? जो ये फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ये जो फोर्स लग रहा है ना, जो एक्टिंग फोर्स है, क्या बच्चों अपने पास एक्टिंग फोर्स है, एक्टिंग फोर्स जो आप देख रहे हैं, जो आपके पास एक्टिंग फोर्स होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस है, टू चार्जेस। ओके, यानी कि बेटा इन टू चार्जेस के जो अब सेंटर को ज्वाइन करते हैं उसी के अलोंग ये फोर्सेस क्या होंगे? लगने वाले होंगे। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें अब ये न्यूटन्स भाई क्या कहते हैं, तो न्यूटन्स भाई हमारे न्यूटन भाई क्या कहते हैं कि जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है बेटा, ये जो फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, है ना, Q1 Q2। इसका मतलब क्या बच्चों? ये जो फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकेंड बात कहता है बच्चों, ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो क्या कहेगा बच्चों कि ये जो फोर्स लगेगा वो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये दो बातें पता होनी चाहिए, है ना। अब ध्यान से देखो, ये यानी कि अब इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा फोर्स, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है बेटा कि जितने ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा भैया फोर्स बढ़ेगा। ध्यान से देखो ना, अगर मैंने बोला Q1 या Q2 की वैल्यू इंक्रीज कर दे या दोनों की वैल्यू इंक्रीज कर दे भाई, तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। बड़े बड़े चार्ज होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, छोटे छोटे चार्ज होंगे तो फोर्स कम होगा। ठीक है ना। और अगर मैंने बोला बेटा डिस्टेंस की अगर बात कर रहा हूं, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस को हम कम करेंगे, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा ज्यादा होगा, और फोर्स को यानी कि अगर हम डिस्टेंस को दूर करेंगे बेटा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब ध्यान से देखिए, क्या हम इन दोनों को कंबाइन करके नोट कर सकते हैं? तो F इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा Q1 Q2 और अपॉन ये हो जाएगा बेटा R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल टू है, इसका मतलब इक्वल टू के साइन को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। सो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा बेटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो यही तो आपके पास कुलम लॉ होता है बेटा। यही क्या होता है बेटा? कुलम्स लॉ होता है। कुलम्स लॉ यानी कि कुलम भैया ने जो लॉ दिया था वो यही लॉ था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो K की वैल्यू है बेटा, K की वैल्यू ये क्या करती बेटा, ये जो K की वैल्यू है ना, K आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास क्या बेटा? कांस्टेंट है। पर इस बात को याद रखिएगा, K कांस्टेंट जरूर है, लेकिन बेटा K की वैल्यू एवरी मीडियम पर क्या होती है? चेंज हो जाती है। क्या होती है बेटा? चेंज होती है। इस बात को याद रखना, यानी कि कहीं ना कहीं जो K होगा वो होगा बेटा डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा आपके पास, ध्यान से देखिए, ये जो K है, K की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी बेटा? मीडियम पर डिपेंड करेगी। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? क्या इतनी बातें क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इस K की वैल्यू याद रखना, यहां पर जो K की वैल्यू होती है बेटा, वो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। अगर यूनिट लिखे तो इसका ट्रांसफर इधर करेंगे, सो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा बेटा। इसकी ऐसा यूनिट मिल गई हमारे पास। ठीक है, इसकी ये यूनिट होगी। हाँ, K का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, K इज इक्वल टू 1/4πε0 होता है बेटा। क्या होता है बेटा? ε0 होता है। ठीक है, ये भी K की वैल्यू होती है, याद रखिएगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो बेटा F इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू, अगर हम देखें ये, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? F इट इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, सॉरी बार बार वही लिखेंगे क्या? नहीं, क्या लिखने हैं इसको हम, k की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ है ना, अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये भी आपके पास कूलम का लॉ होगा, या ये भी आप लोगों के पास कूलम का लॉ होगा बेटा। वेयर अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या बात कहना चाहूंगा, मैं ये बात कहना चाहूंगा बच्चों कि ये जो आपके पास k है ना, यहां ध्यान से देखो, सॉरी एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। अभी एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू की बात करें तो बेटा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों के पास कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, ये आपके पास किसकी वैल्यू होती है? एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। अगर ऐसा यूनिट देखे इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं बच्चों, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हूं तो इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसकी क्या हो जाएगी? SI यूनिट भी होगी। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों के पास? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बेटा, ये कब आएगी? याद रखिएगा, ये वैल्यू आप कब लेने वाले हैं? ये वैल्यू आप कब लेंगे बच्चों? तो याद रखिएगा, ये वैल्यू कब लेंगे? जब आप किसकी बात करेंगे बेटा? फ्री स्पेस की बात करेंगे। ओके, एंड अगर मैं बात करूं या एयर की बात करूं, किसकी बात करें बेटा? एयर की बात करें, या हम किसकी बात करेंगे बेटा? देखो, या हम किसकी बात करेंगे? वैक्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? वैक्यूम की बात करेंगे। देन हम क्या बोलेंगे? k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगी। क्या यहां तक क्लियर है? ये आपके पास कूलम का लॉ बन गया है। क्या ये कूलम का लॉ क्लियर है? क्या सभी को कूलम का लॉ समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों यहां पर एक प्यारी सी बात को, कि जो हमने कूलम का लॉ बताया ना, अब कूलम के लॉ में आपने देखा जो बेटा फोर्स है वो क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है बच्चा। ये बात देखा हमने, यानी कि कहीं ना कहीं हम इस बात को ये समझना चाहते हैं कि क्या आपके पास इनवर्स लॉ, या हम क्या बोल सकते हैं बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहीं ना कहीं क्या है बेटा आपके पास? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब कूलम लॉ को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे। ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है तो क्या कंडीशन होगी बच्चों? तो क्या कंडीशन होगी? तो ये कंडीशन होने वाली है अपने पास, हम क्या कह सकते हैं, अगर इसका ग्राफ हम डिनोट करें या इसका ग्राफ हम बनाए बेटा यहाँ पर, तो ये क्या होगा? अगर R को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फोर्स को। तो मुझे बताइए, अब क्या है आपके पास? ये क्या आपके पास बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों, क्या ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा? हाँ या ना? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। इसका मतलब बेटा अगर f की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो r की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर मैं r की वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो f की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो बच्चों। अगर मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर r को क्या कर रहे हैं आप? डबल कर रहे हैं। r को आप क्या कर रहे हैं? 2 टाइम कर देते मान लो। हाँ, अगर मैं डबल कर रहा हूं r को, तो बेटा जो फोर्स हो जाएगा, अगर मैं r को डबल करूं, देखो r को अगर डबल करूं तो ये एफ डेज जो मिलेगा अपने पास, r को अगर मैं डबल कर दूं बेटा तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। मतलब जो एफ डेज मिलने वाला है बेटा वो आपके पास कितना हो जाएगा? वो आपके पास बेटा फोर्स अपॉन कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब है 4 टाइम 1/4 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि ये 1/4 होने वाला है। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं r को, अगर r को मैं क्या कर दूं बेटा? हाफ कर दूं, है ना, r को क्या मैं कर दूं? हाफ कर दूं, तो इसका मतलब फोर्स कितना मिल जाएगा? एफ डेस इज इक्वल टू, अगर हाफ करेंगे इसका मतलब 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो बेटा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझिए, यानी कि ये बेटा ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ना डायरेक्टली कहाँ पूछ लिए जाते हैं? ये कंसेप्ट बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर r को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो f क्या होगा भैया? डिक्रीज होगा, और अगर मैं r को डिक्रीज कर रहा हूं तो f क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है बच्चों? क्या यहाँ तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। इजी है, देखो ध्यान से क्या होगा, इस कंसेप्ट को भी समझिए। अगर हमने कहा बच्चों
कि हमारे पास एक चार्ज ये है, प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, ये प्लस Q1 चार्ज ले लिए, और हमने कहा बेटा ये प्लस Q2 चार्ज ले लिए। ओके, अब ध्यान से देखिए, दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस को हम, अगर मैं बिटवीन की डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं, और इस डिस्टेंस को हमने कहा सपोज आर, क्या कहा बच्चों, ये आर, यानी बिटवीन डिस्टेंस जो आपको मिल रही है वो कहीं ना कहीं आर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फोर्सेस की डायरेक्शन, अगर मैं फोर्सेस की डायरेक्शन की बात करूं तो बच्चों क्या यहाँ पे एक फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये होगी, और यहाँ पे एक फोर्स की डायरेक्शन आपके पास, अदर फोर्स की जो डायरेक्शन मिलने वाली है वो क्या, ये मिलेगी बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, क्या ये मिल जाएगी बच्चों, ये, ठीक है, ये अदर फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये फोर्स क्या है, ये फोर्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये फोर्स क्या मिलेगा बेटा, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मिलेगा बेटा, और ये मिल जाएगा बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मिल जाएगा, ठीक है, ये फोर्स मिल गए, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूं, ये फोर्स ऑन 1, देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की अगर मैं बात करूं, तो मुझे एक बात बताइए, अब इसके लिए ये फोर्स, देखो ये फोर्स किसके कारण लग रहा है, इसके कारण लग रहा है ना, इसके कारण ये फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, ये फोर्स इधर लग रहा है, देखो यहाँ इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन, तो क्या लिख सकता हूं बेटा, इसे लिख सकता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं बेटा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा। या मैं सिंपल सी बात इसको कुछ ऐसे बोलना चाहूंगा कि ये देखो, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आप ये डायरेक्शन बताओगे कि सर ये डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। अगर मैं ये डायरेक्शन से चल रहा हूं, मतलब फोर्स इससे इस पर लग रहा होगा, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर फोर्स इससे इस पे लगेगा, मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्यों हुआ सर, देखो R2 पे चल रहे हैं, R1 से बेटा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में यही कंडीशन आता है, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है सर। तो बताइए, क्या अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ चले, अगर मैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंग चलूं तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा बताइए, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग चले तो फोर्स क्या होता है आप लोगों के पास, जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, अब ये फोर्स कौन सा वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला फोर्स देख लेते हैं, ये F12 वेक्टर, F12 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट के, और ये हो जाएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन, बेटा क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, इनके बिटवीन का ये हो जाएगा आप लोगों के पास मॉड आर स्क्वायर, ओके। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं वेक्टर फॉर्म देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं बेटा, वेक्टर फॉर्म देख रहा हूं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मुझे डायरेक्शन भी चाहिए फोर्स की, और ये फोर्स की डायरेक्शन क्या बेटा, ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का केफ, डायरेक्शन को हम केफ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद करो वेक्टर को, कि सर ए केफ इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर होता था, क्या ये बात करते हैं, या मॉड सीधे सीधे बोल देते हैं, खत्म, क्लियर है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, ये ए केप क्या बेटा, डायरेक्शन को शो करता है, ये ए केप किसको शो करता है बच्चों, डायरेक्शन को शो करता है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा K इंटू, ये होगा Q1 Q2 अपॉन, अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे R वेक्टर या R स्क्वायर ही लिख दूं, और इसको केप को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2, R1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा R2, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये मॉड में मिल जाएगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसे आगे नोट करना चाहता हूं, ये हो जाएगा बेटा अपने पास F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा बेटा K इंटू Q1 Q2 अपॉन, मुझे एक बात बताइए, क्या ये जितना है, देखो R जितना है उतना ही ये भी है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेके चल ले, तो ध्यान से देखो, मैं इसे लिख देता हूं, क्या R को मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा सर, R1 माइनस R2 ऑफ होल क्यूब इंटू, अब डायरेक्शन को अगर शो करते हैं तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये कंडीशन, ये मिल गया आप लोगों के पास फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन, बेटा इसको देखेंगे तो R2 माइनस R1 ऑफ होल क्यूब इंटू, ये हो जाएगा बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। याद रखिएगा, ये दोनों सिमिलरली हमको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इतना ईजी है। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास बेटा, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े, क्या यहां तक क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अब क्या है बेटा, कूलम लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी है, कूलम लॉ के कुछ लिमिटेशन है। सर लिमिटेशन क्या है? ओके ओके ओके, एक बात और हम भूल रहे हैं कि लिमिटेशन से पहले एक बात समझ लीजिए कि आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा, एक बात पता होनी चाहिए कि सर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये होता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आप हमें बताइए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है बेटा अपने पास? कैपिटल G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये फॉर्मूले होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या क्या होता है? क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए पहली बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो करते हैं सिमिलरिटीज पे। तो पहली कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी हमारे पास सिमिलरिटीज। ओके, सिमिलरिटी देखते हैं क्या क्या है। सर फर्स्ट सिमिलरिटी, अब फर्स्ट सिमिलरिटी देखे तो बेटा ये क्या है? इनवर्स स्क्वायर लॉ है। क्या बेटा? ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पर डिपेंड करते हैं बेटा। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। अब ध्यान से देखो दूसरी बात सर, इन दोनों में जो फोर्स होते हैं वो एक्टिंग अलोंग क्या होता है बेटा? एक्टिंग अलोंग क्या हो जाएगा बेटा? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्जेस आर बॉडी, या सेंटर, सीधे सीधे लिखो। ओके सेंटर बोल दो बस, लाइनिंग ज्वाइनिंग सेंटर क्या हो जाएगा? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर हो जाएगा बस। यानी कि दोनों में देखो फोर्स क्या हो गए बेटा? क्या हो गए? सेंटर को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चा किसकी, तो सेकेंड हम बात कर लेते हैं बेटा डिफरेंस की। इसमें डिफरेंस, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डिफरेंस देखोगे तो बेटा आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो वेरी लार्ज होता है। कैसा होता है बेटा? बहुत बड़ा होता है, मच मच ग्रेटर देन क्या होता है बेटा आप लोगों के पास? ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है किसके अपेक्षा में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, फोर्स के अपेक्षा में। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। इस बात को याद रखना। दूसरी बात सर, दूसरी बात क्या याद रखेंगे? तो दूसरी बात याद रखना बेटा, जो आप लोगों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है बेटा? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। कौन करता है बेटा? ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बेटा डिपेंड अपॉन मीडियम की बात करें ये होगा आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा वो डिपेंड करता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बेटा वो मीडियम पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। इसका मतलब याद रखिए कि अगर हम बात करें यहां पर अगर हम बात करें बच्चों तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है, एक चार्ज अगर एयर में रखा हुआ है या वाटर में रखा हुआ है या कहीं और रखा हुआ है, तो बेटा वो क्या होगा? वो मीडियम कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा किस पे? फोर्स पे। लेकिन अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो एक चार्ज यहाँ पे या एक बॉडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी या वाटर में है या सॉलिड में या कहीं और भी है ना? तो इसमें कभी भी क्या नहीं होगा बेटा? आपके पास फोर्स चेंज नहीं होगा, फोर्स वही रहेगा। ठीक है, यानी फोर्स मीडियम पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए उसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ। अब देखेंगे बच्चों लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, है ना? कूलम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सर कूलम्स लॉ के कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं बता दीजिए। तो भैया पहला लिमिटेशन याद रखिएगा बेटा, ये क्या होने चाहिए? पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, याद रखिएगा। अब सर पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? एक वर्ड सुना, हाँ पॉइंट चार्जेस के बारे में मैंने बताया नहीं स्टार्ट में, लेकिन याद रखिएगा कूलम लॉ जब भी होता है तो पॉइंट चार्जेस पर ही लगता है। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? ये सर ये पॉइंट है, क्या ये पॉइंट चार्ज है?
मैं बोला बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट चार्ज है, मैं ये भी कह रहा हूं है, लेकिन यही पॉइंट चार्ज हो जरूरी है। क्या मैंने बोला कि इतना बड़ा अगर कोई बॉडी है या इतनी बड़ी कोई बॉडी है, क्या ये पॉइंट चार्ज नहीं है? यस, ये पॉइंट चार्ज है। बट ये पॉइंट चार्ज कब है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट चार्ज कब होगी? जब इनके बिटवीन का जो सेपरेशन होगा बेटा, वो क्या होगा? बहुत अधिक होगा इनके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। अगर जैसे मैंने बोला बेटा, क्या मेरी बॉडी पॉइंट चार्ज होगी? आप बोलेंगे सर आपकी बॉडी तो बहुत बड़ी है ना? तो पर मैं बोलूं कि मेरी बॉडी भी क्या हो जाएगी बेटा? पॉइंट चार्ज होगी। कब? अगर मैं अपनी बॉडी और आपकी बॉडी की बात करूं, आपकी बॉडी नहीं, चलो बहुत दूर हो गए, हम तो बहुत दिखे नहीं रहे बोलना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी क्या आने वाला है? शिवरात्रि, ठीक है। मैं शिवरात्रि के जस्ट पहले वीडियो बना रहा हूं, तो याद रखिएगा शिवरात्रि आने वाली है। जब आप शिवरात्रि में महाकाल से मिलने जाते हैं, है ना, जाते हैं ना शिव भगवान से मिलने के लिए, पर्वतों पर जाते हैं कि नहीं? तो आप देखते होगे वहां पहुंचने से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से ही आपको लोग दिखने शुरू हो जाते हैं, पहाड़ पे रहते हैं, तो वहां देखने जाओगे तो वो बहुत दूर होंगे कि नहीं? जब वो बहुत दूर होंगे बच्चों, तो याद रखिए, अब मैं उनको ऐसे देखूंगा, ये ओह देखो दिख रहे हैं, पर आपको देखो वहां जो पर्सन है आपकी हाइट का, आपकी हेल्थ का पर्सन है बेटा, वो कैसे दिखता है? चींटी जैसे दिखता है, छोटा सा दिखता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आपकी जो बिटवीन डिस्टेंस है बहुत ज्यादा हो गई और आपका साइज बहुत कम है, कहीं ना कहीं वो पॉइंट चार्ज हो जाएंगे। याद रखना बेटा, लिमिटेशन है कि जो कूलम लॉ होगा वो पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, सेकेंड बात अपने को याद रखनी है, जो इसके लिमिटेशन होगी बेटा, उसमें दोनों चार्ज किसमें होना चाहिए? एट रेस्ट होने चाहिए। अगर मैं बोलूं बोथ चार्ज आर रेस्ट, कैसे होने चाहिए बच्चों? रेस्ट में होने चाहिए। दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए, तब ये एप्लीकेबल होगा। अगर मैंने बोला बेटा बोथ चार्ज आर मोशन, तो बेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये दोनों चार्ज रेस्ट में है तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर दोनों चार्ज अगर बेटा मोशन में है तो फिर कूलम लॉ नहीं लगने वाला है, कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि वन चार्ज एट रेस्ट एंड वन चार्ज इन मोशन, तो याद रखिएगा बच्चों कि अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है, ये अगर कंडीशन होगी तो बच्चों याद रखिएगा कि यहां पर कूलम लॉ अप्लाई हो जाएगा। एक चार्ज अगर रेस्ट में है और एक चार्ज मोशन में है तो फिर क्या होगा? कूलम लॉ एप्लीकेबल होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये दो बातें अपने को याद रखना है, लिमिटेशन से याद रखना है कूलम लॉ की। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो कूलम लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा एक क्वेश्चन रैंडमली एक क्वेश्चन ले रहे हैं। हमने कहा बच्चों कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। एक सेकेंड, क्या हो रहा है? ओके ओके ओके, एक इलेक्ट्रॉन है बेटा और ये एक इलेक्ट्रॉन ये है। इनके बिटवीन की डिस्टेंस मान के चलिए आर इज इक्वल टू क्या बेटा? 1 सेंटीमीटर है। या अगर मैंने, हाँ चलिए 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं या 1 मीटर लेके चलते हैं, 1 मीटर है, ठीक है। तो मुझे बताइए इनके बिटवीन में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक। तो अगर फोर्स बताएंगे बेटा तो आप देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है अपने पास। अगर हम बात करें बेटा फोर्स के फॉर्मूले की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा सर? फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जो फोर्स होगा K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, अब चार्जेस है आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बच्चा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? आर की वैल्यू 1 मीटर है, अब मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 19 है, ये 19 से 19 के 19 कितना हो जाएगा बेटा? 38 हो जाएगा, है ना, 38 हो जाएगा, -38 हो जाएगा, और ये 9 गया तो कितना हो जाएगा बेटा? -29। कितना हो जाएगा बेटा? -29। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻29, ठीक है, 29 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये कितना आ जाएगा? 9 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 1.6, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6, ओके, अपॉन कितना आ जाएगा बेटा? 1, खत्म कर दो, 1 ही रख दो अभी तो। F इज इक्वल टू, अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना होगा? तो देखो ये हो जाएगा 9 इंटू
कितना होगा, ये हो जाएगा 6 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। डेसिमल को अगर हटा दिए हम बेटा तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻31। ठीक है, अगर f का मल्टीप्लाई करें, देखो f इज इक्वल टू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 9 5 जा 45, 45 ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 0 5 और 9 2 जा 18, है ना, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 इंटू 10⁻⁻31। अगर इसको लिखेंगे तो एफ इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2.3, है ना, 2.3 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा बेटा -28, और ये हो जाएगा न्यूटन। ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। अभी इसके और न्यूमेरिकल्स आएंगे बट वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बच्चों, क्योंकि मैं वहां पर बताने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत से न्यूमेरिकल्स। तो बेटा इस सीरीज में बने रहें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी बच्चे चैनल पे नए जुड़े होंगे प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। वीडियो अच्छी लगती बेटा तो प्लीज क्या करेंगे आप लोग, कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।